तो अगर हम ये प्रोमो देखें तो आपको लगता नहीं कि ये जहर आज भरा जा रहा है, लेकिन इसके इफेक्ट आगे जाके होंगे। देखिए, हम इसकी निंदा करते हैं, ये लिप सिंपैथी है। जब आपके पास पावर है, आप आईपीएस हो, आप पुलिस में हो, आपकी ड्यूटी बनती है सेक्शन 154 सीआरपीसी के हिसाब से कि इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको मिली है तो आप इमीडिएटली एफआईआर कराओ। तो मैं नहीं समझता कि आईपीएस एसोसिएशन ने सिर्फ लेटर लिख के निंदा करनी चाहिए। वो जहां जहां पोस्टेड है उनके मेंबर्स, सब जगह इस पे एफआईआर होना चाहिए। तो हम एक भस्मासुर को क्रिएट कर रहे हैं। एक भस्मासुर ऐसा राक्षस था कि जिसको शंकर जी ने ये दिया था, वरदान दिया था कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो खत्म हो जाएगा जंग। तो वो सबसे पहले शंकर जी के पीछे ही दौड़ने लगा था कि उनके सर पे हाथ रखे। तो आज अगर नफरतें फैलाने का लाइसेंस देते हैं हम, तो इनके मुंह को खून लग जाता है। आज एक समूह हो गया, आज मुसलमान निपट के कल दलित हो जाएंगे, हो जाएंगे, फिर कौन बचेगा जिसके सर पे इनको हाथ। तो अगर हमारे बच्चे ना पढ़े तो आप पंक्चर वाला कहते हैं हमको, यही मीडिया, और अगर पढ़ने लगे तो पढ़े लिखे जिहादी कहने लग जाए। और देश की जो आत्मा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, उसके खिलाफ, तो इन पर तो मेरी नजर में देशद्रोह का ही मुकदमा है। और आज इस केस को सुदर्शन टीवी के एक टेस्ट केस बना के इमीडिएटली सब जगह इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसका लाइसेंस भी आपने कैंसिल करना चाहिए। सस्पेंशन तो बहुत मामला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। आज हम बात करने वाले हैं सुदर्शन टीवी के ऊपर जो प्रोमो चला था। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। और इसी सिलसिले में हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ने वाले हैं वो है फिरदौस मिर्जा साहब, और ये हाई कोर्ट के लॉयर हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और इंडियन मीडिया बुक से जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो थोड़ी सी बात कर दूं कि देखिए, सुदर्शन टीवी का प्रोमो तो सर आपने देखा होगा, और बड़े शान के साथ प्रोमो बनाया जाता है, अपने ट्विटर हैंडल पे डाला जाता है और मोदी साहब को भी टैग किया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई चीज छिपा के की जा रही है। दूसरी बात है कि उसके बाद से आईपीएस के जो ग्रुप्स हैं उन लोगों ने कहा कि ऐसी बात करना सही नहीं है, निंदा की बात है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह। बात मेन मुद्दे पे सर आपसे आता होगा कि आप लॉयर हैं और हाई कोर्ट के लॉयर हैं, तो ये बताइए कि क्या हिंदुस्तान का कानून ऐसी चीजों के लिए चैनल को इजाजत देता है कि आप आराम से जो चाहे वो बात कर लें? देखिए, ऐसा है कि इस देश ने, जो हमारा भारत देश है, एक संविधान अपनाया है, यानी आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। उसका एक प्रियम्बल है जी, और बहुत सारे उसमें प्रोविजंस हैं। प्रियम्बल ये कहता है कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसकी जो रूह है वो इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है और जस्टिस है, यानी बराबरी, भाईचारा और इंसाफ। और फिर आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट में रखा गया है, जो ये कहता है कि एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 और 16 ये पढ़ाई में और नौकरियों में बराबरी का हक देते हैं, बल्कि निगेटिव वे में कहता है कि किसी के भी साथ कोई फर्क नहीं किया जाएगा सिर्फ इस बिना पर कि वो किस मजहब में पैदा हुआ, किस जात में पैदा हुआ, किस स्टेट में पैदा हुआ, किस जगह पैदा हुआ। ये फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी में भी हमारे नहीं लिए जा सकते। तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें आता है। अब एक बार अगर हम ये समझ लें कि भारत का हर नागरिक बराबर है कानून के सामने और किसी भी नागरिक के साथ फर्क नहीं किया जा सकता उसको नौकरी देने में उसके धर्म के बिना पर, तो फिर हम ये समझ पाएंगे कि वो प्रोमो क्या है। ये प्रोमो जो मैंने देखा है, जो एक धर्म विशेष का नाम लेता है, यानी मुसलमानों का,
तो ये आर्टिकल 14, 15 और 16 का वायलेशन करता है। अब आप खुद एक चैनल चलाते हैं, आप जानते हैं कि आपको एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है अथॉरिटीज के साथ में, और टीवी चैनल्स को तो 2 तरह के लाइसेंसेस की जरूरत होती है। यानी ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता। तो ये इनका पहला कदम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। दूसरा, आपने पूछा कि क्या इस मुल्क का कानून इसके लिए क्या करता है। तो यही सवाल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था पहली मर्तबा। उसके बाद 2018 में भी यही सवाल आया था। 2011 में एक प्रवासी बलाई करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी ये शिकायत लेकर कि इलेक्शन में फायदे लेने के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव या पार्टियां ये हेट स्पीच का सहारा लेती। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब पूछा था कि हेट स्पीच क्या है, और फिर उसका डेफिनेशन किया था, और वो बड़ा खूबसूरत डेफिनेशन था। उसमें वो कहते हैं कि हेट स्पीच यानी किसी एक समूह, मजहब के मेंबर के खिलाफ में अफवाहें फैलाना इस तरीके की कि दूसरे समूह को उससे नफरत होने लगे। उसका इफेक्ट भले ही आज ना हो, लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रुप, समूह, मजहब के लोगों को बाद में टारगेट किया जा सके, लोगों के जहनों में इतना जहर भर रहे। तो अगर हम ये प्रोमो देखें तो आपको लगता नहीं कि ये जहर आज भरा जा रहा है, लेकिन इसके इफेक्ट आगे जाके होंगे। क्योंकि उसमें एक सवाल था कि अगर इस तरह के ऑफिसर्स आपके यहाँ या सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट में होंगे तो क्या होगा। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। तो ये जहर आज एक सिंगल डोज, दिस विल हैव इफेक्ट आफ्टर सम टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रवासी बलाई के जजमेंट में इसको क्लियर लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कानूनों के रेफरेंसेस दिया कि इन सारे कानूनों में इसमें सजा हो सकती है, एक्शन ली जा सकती। और लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिए कि इस पर किस तरह से कानून संसद ने बनाने चाहिए। इसको स्टडी करके आप और स्ट्रिंजेंट लॉ, स्पेशली हेट स्पीचेस के लिए हो, ये आप रखें। उसके बाद लॉ कमीशन ने क्या किया इस बारे में आज मैं नहीं बता पाऊंगा। तो सर ये 2018 में जी, ओके, फिर से ये सवाल आया जब मॉब लिंचिंग्स होने लगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। तब पूनावाला का एक जजमेंट था 2018 में जो रिपोर्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शंस दिए कि हर जिला में एक एसएसपी लेवल का ऑफिसर, स्पेशली नोडल ऑफिसर बनाया जाए, जो हेट स्पीचेस पर या इस तरह की रूमर्स फैलाने वालों पर ध्यान रखे, इमीडिएट एफआईआर हो। और एक स्पेशल डायरेक्शन था मीडिया के लिए कि कहीं भी मीडिया इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करके कोई भी रूमर या हेट स्पीच फैलाती है तो इमीडिएटली एफआईआर होना चाहिए और गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगला डायरेक्शन ये था कि जो ऑफिसर इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया या जो ऑफिसर ये करने में कुछ पीछे हटता है या निग्लिजेंट रहता है, उस पर भी कार्रवाई हो। ये डायरेक्शंस है हमारे पास। और जिन कानूनों की तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया था वो थे इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड तकरीबन 1/4 इन चीजों से डील करता है। एक कर्सरी तौर पे अगर हम देखें तो सेक्शन 24 जो है इंडियन पेनल कोड का, वो डिफाइन करता है डिसऑनेस्टली, यानी अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ अफवाहें डिसऑनेस्टली फैला रहे हैं तो वो उस डेफिनेशन में आता है। 44 में आता है इंजुरी का डेफिनेशन, जो बॉडी, माइंड या रेपुटेशन के लिए हो सकता है या प्रॉपर्टी को इंजुरी पहुंचाने के लिए हो सकता है, सिर्फ बॉडीली नहीं। 107 अबेटमेंट, उकसाना। 120A बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 124A सेडिशन। देखिए प्रोमो में आया था कि अगर इस तरह के ऑफिसर्स सेक्रेटरीट या आपके डिस्ट्रिक्ट जगह होंगे तो क्या होगा, यानी जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो बराबर काम नहीं करेगी, उसके प्रति एक विरोध दर्शाने या अविश्वास दर्शाने के लिए उकसाने वाला यह प्रभाव।
तो ये 124A सेडिशन में आता है सीधा सीधा। 153 राइटिंग के लिए प्रोवोकेट करना। 153A दो डिफरेंट ग्रुप्स में एनमिटी। 153B इम्प्यूटेशंस असर्शंस जो नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ है। अब आप एक पर्टिकुलर मजहब को लेकर के बोल रहे हैं, आप नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ जा रहे हैं। 268 पब्लिक न्यूसेंस। 295A तो आपको तकलीफ देना। 298A किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को तकलीफ देना। 505 रूमर्स फैलाना। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 66A जो आप जो कंप्यूटर डिवाइसेस पर या टीवी पे देखेंगे तो उस पे इस तरह की चीज फैलाना। और सबसे बड़ी बात UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जिसको हम अभी एंटी टेररिज्म एक्ट कहते हैं, उसमें सेक्शन 15 में टेररिज्म का डेफिनेशन दिया हुआ है टेररिस्ट। तो टेररिस्ट एक्ट यानी किसी भी एक ग्रुप के दिल में डर पैदा करना किसी भी तरीके से, ये टेररिस्ट एक्ट है। अब इस तरह के अगर प्रोग्राम टीवी पर दिखाए जाएंगे और मुसलमान जो यहां 14 से 15% वाला ग्रुप है उनके दिलों में यह डर पैदा हो जाएगा कि हमारे बच्चे भले ही कितने पढ़ लें, इनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा या सिलेक्ट होने के बाद प्रॉपर पोस्टिंग नहीं होगी, ये डर आ जाएगा। तो एक ग्रुप के दिल में आप डर पैदा कर रहे हो, आप टेररिस्ट एक्ट कर रहे हो। तो ये सारे सेक्शंस में उन्होंने बुक होना चाहिए। आपने अभी बात की IPS एसोसिएशन। देखिए हम इसकी निंदा करते हैं, ये लिप सिंपैथी है। जब आपके पास पावर है, आप IPS हो, आप पुलिस में हो, आपकी ड्यूटी बनती है सेक्शन 154 CRPC के हिसाब से कि इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको मिली है तो आप इमीडिएटली FIR कराओ। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है ललिता कुमारी के केस में कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह की मालूमात मिलने के बाद FIR नहीं कराता है तो जिम्मेदार है निग्लिजेंस के लिए अपनी ड्यूटी के। तो मैं नहीं समझता कि IPS एसोसिएशन ने सिर्फ लेटर लिख के निंदा करनी चाहिए। वो जहां जहां पोस्टेड है उनके मेंबर्स सब जगह इस पे FIR होना चाहिए, क्योंकि ये ऑफेंस अकेले दिल्ली में नहीं हुआ है, ये ऑफेंस हर गांव हर शहर में हुआ है और ये अलग अलग ऑफेंस भले एक तरीके से किया गया है तो उन्होंने ऑफेंसेस रजिस्टर करना चाहिए। दूसरा पार्ट आपका ये था कि इस ट्वीट को अटैच किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी से। देखिए अब माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना एक अलग रोल है, सवाल एग्जीक्यूटिव का है, कानून का है। जब 2019 में आप चुन के आए और संसद में जाने लगे तो आपने सबसे पहले नमन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मेरा यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का पूरे इंडिया में फोर्सफुली एप्लीकेशन होना चाहिए। तो आर्टिकल 14, 15, 16 मैंने आपको बताया, तो वो भी इससे कॉन्कर नहीं करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की बनती है कि इन कानूनों को फोर्सफुली अप्लाई करें। अदरवाइज पूरी इंडिया की जनता में एक मैसेज जा रहा है अभी कई एग्जांपल्स को देखते हुए कि यू शो मी द पर्सन, आई विल शो यू द रूल। यानी हर इंसान के लिए हम अलग अलग तरह के रूल्स, अलग अलग सेट के तरह के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। अगर इस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो यह माना जाएगा कि हम अलग अलग तरह के एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को हेट फैलाने का हम एग्जाम्पशन दे रहे हैं। तो ये फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर जो एक यूरोपियन कहानी है उसका हम वो क्रिएट कर रहे हैं। या अगर भारत के पौराणिक कथाओं में देखें तो हम एक भस्मासुर को क्रिएट कर रहे हैं। एक भस्मासुर ऐसा राक्षस था कि जिसको शंकर जी ने ये दिया था, वरदान दिया था कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो खत्म हो जाएगा जल के। तो वो सबसे पहले शंकर जी के पीछे ही दौड़ने लगा था कि उनके सर पे हाथ रख दे। तो आज अगर नफरतें फैलाने का लाइसेंस दे दें हम तो इनके मुंह को खून लग जाता है। आज एक समूह हो गया, आज मुसलमान निपट के कल दलित हो जाएंगे, दलितों के बाद OBC हो जाएंगे, फिर कौन बचेगा जिसके सर पे इनको हाथ रखना है? इनको सिर्फ नफरतें फैलाना। जी, तो यही मैं कह रहा था कि देखिए मुझको बहुत अच्छे से याद है जब मैं नेशनल ज्योग्राफिक में था तो हमने कुछ चीजें टेलीकास्ट की थी, तो उसमें मरे हुए जानवर को हमने दिखा दिया था, जिसको हमने डायरेक्टली फुटेज को हाईलाइट कर दिया। तो उसके ऊपर हमको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से नोटिस आ गई थी, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप नहीं दिखा सकते। जब ऐसी छोटी छोटी बातें पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नोटिस भेज दी तो अब मैं यही कह रहा था इतनी बड़ी बात कोई चैनल करता है तो उनको बैन करने की बात और नोटिस क्यों नहीं हुआ? देखिए कभी कभी ये फील करते हैं हम लोग, या आजकल तो ज्यादा ही फील कर रहे हैं कि एवरीबडी इज इक्वल एंड सम आर मोर इक्वल।
तो जो सम आर मोर इक्वल है वो हम देखते हैं कि जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं जिन्होंने सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। देखिए हर चीज के लिए आप कोर्ट्स की तरफ नहीं देख सकते, कोर्ट्स के अपने लिमिटेशन है, इसीलिए हर ऑफिस में ऑफिसर्स बैठा के रखे। एक्चुअली यूज ऑफ वर्ड ऑफिसर्स गलत हो जाता है, पब्लिक सर्वेंट्स बैठा के रखे जिनकी अपनी जिम्मेदारी है। एक मॉरल ड्यूटी तो है ही है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी भी है कि इन चीजों को देखे और इमीडिएटली एक्शन ले। कानून भी है, साथ में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी। और मुझे नहीं लगता कि लिखित में कोई भी इंस्ट्रक्शंस है कि एक्शन न ली जाए, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो मॉरली भी गलत कर रहे हैं, स्टैट्यूटरीली भी गलत कर रहे हैं। उन्होंने अपने कानूनों में एक्शन लेनी चाहिए। उन्होंने ये जो सुदर्शन टीवी ने ये जो बात कही कि सोचिए कि जामिया के जहादी, ये जो वर्ड यूज किया है, अगर आपके जिला के अधिकारी बन जाएंगे तो इस टाइप के एक यूनिवर्सिटी के ऊपर बात अगर कोई करता है तो किस टाइप का एक्शन? मैंने कहा आपको सेक्शन 124A सेडिशन। जी, जामिया जो है वो एक जामिया एक्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से बनी हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इत्तेफाक है कि जामिया इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज में भी गिनी जाती है, ऐसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही रिपोर्ट है। जी हाँ। तो आप गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट जो है बाय लॉ, उसके एक ऑर्गन के खिलाफ में इस तरीके का एंटी नेशनल होने का आरोप लगा रहे हैं तो आप सेडिशन कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि एक आधे मिनिस्टर, एक आधे सीएम, एक आधे पीएम के खिलाफ कोई एक लाइन बोल दे तो उसके खिलाफ कुछ स्टेट्स में सेडिशन के केसेस फाइल हो रहे हैं। सेम लॉ अप्लाइज ये। और आप ये देखिए तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट पास किए हैं, तकरीबन 825 लोग पास किए हैं, जिसमें सिर्फ 33 मुस्लिम है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, पहले का भी आंकड़ा मोरलेस 1% आगे पीछे है। तो अगर आप वो लिस्ट देखें जी, तो माइक्रो माइनॉरिटी है हमारे पास में जैन, माइक्रो माइनॉरिटी लेस देन 1%। 23 अगर आप ये जैन सरनेम वाले देखेंगे उस लिस्ट में 23। देखिए हमने इन लिस्ट को इन एंगल से इससे पहले कभी देखा नहीं, लेकिन ये जो मैंने कहा जो देश को तोड़ना चाहते हैं धर्म के आधार पर, इन लोगों ने हमको मजबूर कर दिया, हम लोगों का एंगल वो बना दिया उस मीडिया में। तो मैंने जब वो लिस्ट देखी तो 23 है इस सरनेम वाले, जैन सरनेम वाले। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब अगर मुसलमान, हम सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आ गया, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट आ गया, ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हमारे सामने जो बताते हैं कि पढ़ाई में और एग्जीक्यूटिव्स में क्या पोजीशन है मुसलमानों की। तो अगर हमारे बच्चे न पढ़े तो आप पंक्चर वाला कहते हैं हमको, यही मीडिया, और अगर पढ़ने लगे तो पढ़े लिखे जिहादी कहने लग जाएंगे। तो दिस इज कॉन्ट्ररी टू आर्टिकल 15 एंड 16। और देश की जो आत्मा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, उसके खिलाफ है। तो इन पर तो मेरी नजर में देशद्रोह का ही मुकदमा चल रहा है। क्योंकि इतना खुलेआम ये कहना कि मंत्रालय के में अगर ये लोग चले जाएंगे तो क्या होगा, और ये कहना है कि मैं पर्दाफाश करूंगा, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम ले रही है इन्होंने उनके ऊपर भी क्लेम कर दिया कि वहां भी धांधली हो रही है। सही है। तो इनकी अगर बात मानी जाए, एक्चुअली इस पर तो एक कमीशन बैठना चाहिए जिसमें इनको बुलाना चाहिए, और उसमें सबसे पहले यूपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको मुलजिम के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। शुरू तो वहां से होगा ना। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इनके लिए राष्ट्रपति है, जो यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं उन लोगों की अपॉइंटिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति होती है। तो ये राष्ट्रपति, यूपीएससी, तो इन पर सीधा सीधा इल्जाम है। अपने तो राष्ट्रपति तक को खींच लिया है इसमें। हाँ, आर्टिकल 309, 310, 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम शांति चाहते हैं इस देश में, तो इस तरह के जो पत्रकार तो एक्चुअली गलत वर्ड है उनके लिए, ये जो अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है जो सिर्फ नफरतें पैदा करते हैं, ऐसे कई सारे चैनल्स जिनको देश में चलने वाला कोरोना नजर नहीं आ रहा है, जिनको देश में चलने वाली बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है, जिनको देश में माइग्रेंट लेबर्स के प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रहे हैं, जिनको देश में ये नजर नहीं आ रहा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए लेकिन मैक्सिमम जगह नेट कनेक्टिविटी नहीं है बच्चों के पास, जिनको ये नजर नहीं आ रहा है कि प्राइमरी से मिडिल स्कूल तक के जो एक इक्वल एजुकेशन होना चाहिए
उसमें लोगों के पास में जराए नहीं है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई 33 से 40% बच्चों के पास में तो स्मार्टफोन्स नहीं है कि वो उसमें जा सके, तो इक्वल एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। आज बेस में ही डिफरेंशिएट हो रहा है। ये सब छोड़ के जो नॉन इश्यूज है, जो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में खाई पैदा करती है, वो इश्यूज को लेकर लड़ रहे हैं, उस पर डिबेट हो रहा है, उसी पर मैक्सिमम अगर टाइम देखा जाए तो इस पर आज बहुत जरूरत है। एक स्पेसिफिक कानून होना चाहिए, जो कोड है, जो इंटरनल कोड बना हुआ है, उसको एक कानून का रूप दिया जाए। और आज इस केस को सुदर्शन टीवी के एक टेस्ट केस बना के इमीडिएटली सब जगह इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसका लाइसेंस भी आपने कैंसिल करना चाहिए। सस्पेंशन तो बहुत मामूली है। तो फिरोज साहब, आखिर में देखने वालों को क्या आप सलाह देंगे, क्योंकि ऐसी जहर हर रोज इतनी ज्यादा भरी जा रही है कि लोगों का पूरा दिमाग की सोच जो है उसको चेंज। आपने देखा होगा कि जब प्रोटेस्ट चल रहे थे या कोरोना वायरस का काम चल रहा था, तो उस वक्त ऐसी बातें तबलीगी जमात को लेके उठाई गई कि लोगों ने आधार कार्ड पूछना शुरू कर दिया, और वो लोग थे जो कि समाज में मिल के साथ रहते थे, उनके जहन के अंदर इतना पॉइजन डाला गया कि वो बेचारे भी उसी ट्रैक पे आ गए। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से क्या एक मैसेज किया जाए। देखिए, मैं कोई नहीं होता हूं मैसेज देने वाला। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इसी का मैसेज दिया था, जो मैंने आपको बताया प्रवासी बलाई वाली केस में। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को जो डिस्क्राइब किया था, वो सच आज हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 साल से ये जो जहर लोगों के दिमागों में भरे जा रहे हैं, वो आज उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच होता है जो आज आप उसके किसी के दिमाग में कीला मार दीजिए, वो इफेक्ट आपको 5-7 साल बाद नजर आएगा आगे जाके। तो वो आज नजर आ रहा है। अब उस वक्त कोरोना को पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में ही एक मजहब के साथ जोड़ा गया। आज अगर हम देखें तो दूसरे मजहब के बड़े बड़े महंत ये उस कोरोना की बीमारी से ग्रासित है, वो इन्फेक्टेड है। तो हम ये पूछें कि क्या वो लोग क्यों गए थे तबलीग वालों के साथ? ये सवाल किसी ने उठाया कि वो मरकज क्यों गए थे बीमारी लाने के लिए, या मरकज वाले को अपने पास क्यों आने दिया जाता? तो इमीडिएटली बैकलैश होगा कि आप ऐसा कैसा पूछ सकते हैं। तो आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, इसको 1985 में इंडियन एक्सप्रेस की केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था। वो ये कहता है कि आर्टिकल 19 ये प्रेस के लिए नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है वो प्रेस का नहीं है, बल्कि लोगों का राइट टू नो है। ये कि सच्चाई जानने का जो लोगों का अधिकार है वो आर्टिकल 19 में है, इसलिए आपको बोलने का हक है, लेकिन झूठ बोलने का हक नहीं। अब देखिए, आखिर में एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा कि हर चीज के लिए कानून या कानूनी नहीं हो सकता। अगर हम इंसान हैं तो इंसान इसलिए कि हम में इंसानियत है, और इंसानियत का बेसिस है मॉरल। अगर मैं मॉरल ही छोड़ देना चाहूंगा तो क्या होगा? नेशन वांट्स टू नो, यही होगा, और कुछ नहीं होगा। जब मैं मॉरल ही छोड़ देता हूं, जब दूसरे इंसान को मैं इंसान नहीं समझना चाहता, तो मैं कुछ भी बड़बड़ाया चला जाता। अब मैं एक चीज बताता हूं कि कई सारे हमारे पास में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जिसमें कई सारे सरकारी अफसर रेगुलरली अरेस्ट होते हैं, सजा होती है। तो क्या हम ये कहें कि ये ऑफिसर्स एक पर्पस लेके सर्विसेज में जाते हैं करप्शन करने की? जो ये कह रहे हैं ना जिहादी, पर्पस लेके सर्विसेज ज्वाइन करना, ये वैसा ही है। अगर ये कहने लगे तो क्या होगा? तो हर चीज का इलाज कानून में नहीं है। ये लोगों को भी इवेल्युएट करने की जरूरत है। अगर हमको जहन है, हमको दिमाग है, इंटेलेक्ट है, और लोगों ने खुद ही इनका बाइकआउट करना चाहिए, इन चैनल्स का बहिष्कार करना चाहिए, इनको देखना बंद करना चाहिए। हो सकता है कि हम लोगों की टेस्ट ऐसी हो गई है कि हमको मजा आता है नफरतें एंजॉय करने में। कानून तो अपना काम करता रहेगा जो करना चाहिए, लेकिन हमको भी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कुछ करने की जरूरत है। ठीक है फिरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पे रोशनी डालने के लिए। जी शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।